चलो ठीक है, बारिश है तो इंटरनेट का क्या होगा पता नहीं, जब तक चल रहा है तब तक क्लास। छोटा सा टॉपिक बचा है, ज्यादा कुछ है नहीं अब सिलेबस में। बोर्ड दिख रहा है हल्का फुल्का। यस सर। ठीक है। सर नेक्स्ट एक जो टॉपिक, क्वेश्चन था कल का कैपेसिटेंस वाला, वो हमको समझ में नहीं आया था चलो सर। बता दे रहे हैं क्या है उसमें। देखो उसमें कुछ इस तरीके का था। जब कैपेसिटेंस पढ़ा रहे थे तुम नहीं थे क्या? ठीक सर। ठीक है। चलो इस तरीके का सवाल है, ये टू, ये वन, या ये सी है, ये सी, ये सी, ये तुम्हारा ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। और यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है, यही है ना? तो यहाँ से तुमसे यस पूछ सर। रहा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है हमारा डिसाइड करना है कितना पॉइंट्स है यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखोगे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर लगा हुआ है, कोई डिवाइस नहीं है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये भी बी होगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, जिसपे ना तो कोई रेसिस्टेंस है ना कोई कैपेसिटेंस है। तो ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये बी होंगे। ठीक है। तो चलिए ये जो तीनों कैपेसिटर है ना, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है वो जीरो है। सी और बी के बीच में ही कनेक्टेड है ये, मतलब कुछ इस तरीके का है। इसी कैपेसिटर को उठा करके हमने इसी पॉइंट से जोड़ दिया। तो अगर ये कैपेसिटर इसी पॉइंट से जुटा हुआ है तो क्या ये काम करेगा? बोलो। नो सर। नहीं करेगा। तो फिर इसको क्या कर सकते हो, ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम है उसको कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में तुमको बस दो ही कैपेसिटर दिखेगा, और ये दोनों जो कैपेसिटर है ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। और ए और बी के बीच में कनेक्टेड कैसे है? पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो ये 2C और ये सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा डेट विल बी 3C। ठीक है। यस सर, हो गया। यही करना था उसमें बस। चलो और कोई सवाल नहीं है ना उसमें, ग्रुप में जो डाउट, जिसमें डाउट हो? बाकी सब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप समझते हैं क्या होता है? एक मिनट रुकना। देखो पोलराइजेशन में क्या होता है कि हमें पता है कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट एक वेव है। और किस टाइप का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दोनों वेक्टर होते हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसी भी पॉइंट पे जाकर के देखोगे तो उस पॉइंट पे तुम्हें दो फील्ड मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ठीक। अब देखो होता क्या है कि जब किसी भी सोर्स से कोई पार्टिकल इमिट होता है, कोई फोटोन इमिट होता है, या कोई वेव जनरेट होता है, लाइट वेव जनरेट होता है, तो उसके पास पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन ले सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक फोटोन लिखना, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। दूसरा जो फोटोन निकला उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तीसरा जो फोटोन निकला उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आ रही बात समझ में? इन दोनों में एंगल 90 डिग्री रहेगा, लेकिन मे बी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग फोटोन पार्टिकल्स के लिए चेंज करके रख सकता है। तो हर एक पॉइंट पे अगर पहुंचोगे, एक पॉइंट के लिए देखोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं और है, दूसरे के लिए देखोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं और है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। ऐसे लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकता है, वैसे लाइट को बोलते हैं हम अनपोलराइज लाइट। ठीक है। अब हमारे हमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है पोलराइज लाइट या पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है समझना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन है जो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन देते हैं, ताकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो, सारे जितने भी फोटॉन्स किसी सोर्स से इमिट हो रहे हैं
उनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स हो, अपने मन से कहीं भी अरेंज ना हो जाए। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? मतलब मान लो यस ये लाइट सोर्स निकला, दूसरा भी जो लाइट सोर्स निकला इसका डायरेक्शन भी इधर ही होना चाहिए, तीसरा भी जो फोटोन निकला है उसका भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, चौथा भी जो निकला है उसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। तो इसको हम अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जो भी अनपोलराइज लाइट था उसको हम क्या कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हर एक पार्टिकल का हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। आ रही बात समझ में? तो लिखना, यस पहले हेडिंग लिखो, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। लिखना, an ordinary light beam, an ordinary light beam, ordinary light beam consists of ordinary light beam consists of large number of waves, large number of waves, large number of waves, large number of waves emitted by emitted by emitted by atoms of emitted by atoms emitted by atoms or molecules, atoms or molecules of a source, atoms or molecules of a source in all possible directions, in all possible directions, in all possible directions of electric field vector, all possible directions of electric field vector, electric field vector। ठीक है, फुल स्टॉप। all possible, या ऐसे लिख दो, all directions are equally possible, all directions are equally possible, all directions are equally possible and 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 they superimpose and they superimpose and they superimpose to produce and they superimpose to produce electromagnetic wave, they superimpose to produce electromagnetic wave, electromagnetic wave which is which is called which is called unpolarized light, which is called unpolarized light, which is called unpolarized light, which is called unpolarized light। Full stop। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोर्ड पे ब्राइटनेस कम हो गया थोड़ा कि दिख रहा है? दिख रहा है सर। लाइट है नहीं तो थोड़ा कम ही दिखेगा। चलो नेक्स्ट लिखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लिखना, if somehow if somehow if somehow we confine if somehow we confine orientation of if somehow we confine orientation of electric field vector
confine orientation of electric field vector in one direction perpendicular to direction of motion of wave in one direction perpendicular to direction of motion of wave this light is called plane polarized light. This light is called plane polarized light. ठीक है, अगर हम डायरेक्शन को कन्फाइन कर दे किसी एक डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि अगर हम पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, जब भी हम एक अनपोलराइज लाइट है उस पोलराइज लाइट को जब हम क्या करते हैं प्लेन पोलराइज करते हैं उसका जो इंटेंसिटी है वो आधा हो जाता है। तो ये लिख लो नोट में, if an unpolarized light is converted into plane polarized light, if an unpolarized light is converted into plane polarized light, its intensity reduces to half. 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 ठीक है, जब भी किसी अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइज करेंगे, प्लेन पोलराइज करेंगे तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन लोगों पार्शियली पोलराइज लाइट, एक और टर्म होता है जिसको पार्शियली पोलराइज लाइट बोलते हैं। पार्शियली पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज लाइट लिखना, देखो in this case unpolarized light, unpolarized light comma electric vectors या electric field vectors are oriented in one plane but some of the electric field vectors and some of the electric field vectors are still out of the given plane, अब इसमें क्या होता है समझना, जैसे हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट था। ठीक है, इस लाइट में जो वेक्टर्स होंगे उनका डायरेक्शन किधर भी ओरिएंटेशन हो सकता है उसका, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये लाइट को एक पोलराइड एक डिवाइस होता है जिसको हम पोलराइड बोलते हैं, अगर उसके हेल्प से हम इसको पोलराइज करें तो कुछ वेक्टर्स क्या होगा इस प्लेन में आ गए, लेकिन एक आध वेक्टर कुछ ऐसे बचे रह गए जो इस प्लेन के बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे लाइट को हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज लाइट। इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स प्लेन में आ गए हैं, लेकिन एक आध अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस प्लेन से इधर उधर है तो ऐसे लाइट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे लाइट को हम पार्शियली पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट कर सकते हैं, या प्लेन पोलराइज लाइट या फिर पार्शियली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। बोर्ड दिख रहा है साफ साफ? Yes, sir. नंबर 1 इज बाय रिफ्लेक्शन, और ये जो रिफ्लेक्शन है इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। जब रिफ्लेक्शन से हम लाइट को पोलराइज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्रूस्टर्स। लिखना है इसमें, इसमें लिखो when when a light falls on, when a light falls on when a light falls on transparent medium at a particular angle, transparent medium at a particular angle, at a particular angle, at a particular angle, comma, the reflected light, the reflected light, the reflected light is completely, the reflected light is completely plane polarized, completely plane polarized, is completely plane polarized in a plane, in a plane, in a plane perpendicular to, in a plane perpendicular to, in a plane perpendicular to incident plane, in a plane perpendicular to incident plane, incident plane, full stop. The specific angle, the specific angle, the specific angle at which, at which, at which light is, specific angle at which light is plane polarized, specific angle at which light is plane polarized is known as, is known as polarizing angle, is known as polarizing angle, is known as polarizing angle, ब्रैकेट में लिखना थीटा p, is known as polarizing angle, ब्रैकेट में थीटा p, theta p, full stop. This angle is related to, this angle is related to, this angle is related to refractive index, this angle is related to refractive index of the material, refractive index of the material, refractive index of the material as tan theta p is equal to mu, as tan theta p equals to mu। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये जो लॉ है इसी को हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। जब पोलराइजिंग एंगल का tan रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पे जो अनपोलराइज लाइट है वो पोलराइज हो जाता है, प्लेन पोलराइज हो जाता है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पोलराइज हो जाएगा।
अब समझते हैं क्या हो रहा है। ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। ये एयर है तुम्हारा। तो यहाँ से जब लाइट आएगा, इसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होगा इस मीडियम में, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कुछ पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होगा। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे एक इंटरफेस से फॉल हुआ। कैसा इंटरफेस होना चाहिए? इंटरफेस जो होना चाहिए वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का होना चाहिए। ये मे बी ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है। तो अगर जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, तो दो फिनोमेना होगा। एक तो रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, साथ ही साथ कुछ इसका जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर ये थीटा थीटा पी के बराबर हो जाए, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पोलराइज हो जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होगा क्या होगा, ये डॉट शो करने का मतलब है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो गया सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो लाइट था ये अनपोलराइज्ड लाइट था। ये लाइट क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है ये कैसा लाइट है, ये लाइट है तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसके सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन ले लिए हैं। इधर में भी ऐसा हो सकता है, मिक्सचर, ठीक है। तो इधर ये जो भी डायरेक्शन है ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो डायरेक्शन है डॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ड्रॉ कर लो। और इसमें भी देख सकते हो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होंगे परपेंडिकुलर, उनका भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा। यानी जो रिफ्रैक्ट हुआ वो इस तरीके का ओरिएंटेशन लेंगे, जो रिफ्लेक्ट हुआ उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये सर। हाँ, तो ये कब होगा, जब थीटा पी के बराबर होगा। और जब ये एंगल थीटा पी होता है, इस केस में ये एंगल 90 डिग्री होता है। जब ये थीटा पी होगा, मतलब पोलराइजेशन के लिए ये जो एंगल अगर थीटा पी ले रहे हो, तो उस केस में जो भी रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों में एंगल कितने का बराबर होगा, 90 के बराबर। तो यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करोगे, और फिर स्नेल्स लॉ यूज करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करोगे, तो वहां से आएगा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। इसलिए वहां पे लिखा गया tan थीटा म्यू के बराबर होता है, tan थीटा पी म्यू के बराबर होता है। और इसको ब्रिस्टर ने एक्सप्लेन करा था, इसलिए इसको ब्रिस्टर्स लॉ बोलते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये है पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे, या रिफ्लेक्टेड वेव लिख सकते हो। ये भी जो है ये है पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड वेव, और ये जो है ये अनपोलराइज्ड है। ये क्या है, अनपोलराइज्ड है। ठीक है। जल्दी से लिख लो, इस पे 2 पॉइंट लिखेंगे। हो गया सर। हो गया। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, एट आई इज इक्वल टू थीटा पी, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, या इसको पॉइंट दो में लिख सकते हो,
कॉमा reflected and refracted ray are perpendicular to each other. जैसे ही आई थीटा पी के बराबर होता है, थीटा पी मतलब पोलराइजेशन एंगल, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जो मैंने डायग्राम में शो किया था। हो गया। Yes, sir. और नंबर 2 है, if I is greater than theta p और I is less than theta p, अगर ये दोनों सिचुएशन होगा, then refracted and reflected rays are partially polarized. अगर I ग्रेटर देन थीटा पी हो या फिर लेस देन थीटा पी हो, तो इन दोनों के सिचुएशन में क्या होगा, इन दोनों सिचुएशन में जो रे निकलेगा, रिफ्रैक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या होगा, पार्शियली पोलराइज होगा, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज नहीं होगा, पार्शियली पोलराइज होगा। हो गया। Yes, sir. दूसरा जो मेथड है पोलराइजेशन का, वो है विद द हेल्प ऑफ पोलरॉइड्स। विद द हेल्प ऑफ पोलरॉइड्स मतलब दूसरा जो मेथड है पोलराइजेशन का, वो किससे करेंगे, पोलरॉइड्स के हेल्प से करेंगे। और पोलरॉइड्स होते क्या है, पोलरॉइड्स डिवाइसेस है जो हम आर्टिफिशियली फॉर्म करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं उसको। इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स unpolarized light to plain polarized light। ये कुछ डिवाइसेस है जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, ठीक है, या कुछ नेचुरली एग्जिस्टिंग भी पोलराइड्स होते हैं, जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिनके हेल्प से हम किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर एंगल होता है जिसको हम ट्रांसमिशन एंगल बोलते हैं। अगर उस एंगल पे ओरिएंटेशन रखोगे, उस एंगल पे ओरिएंटेशन रखोगे पोलराइडर का, तो उधर से जो लाइट पास होगा वो अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन एंगल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे इसके कुछ शेप्स होते हैं, समझना क्या हो कि जैसे हमारे पास एक पोलराइड है इस शेप का, ऐसा है, या फिर कुछ पोलराइड्स है जो इस तरीके का हो सकता है, या कुछ ऐसे पोलराइड हो सकते हैं जिनका एंगल कुछ ऐसा हो। ठीक है, अब ये जो भी हैश लाइन दिखाया गया, हैश लाइन दिखाने का मतलब है कि इधर से जब लाइट पास होगा, इधर से जब लाइट पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वही कंपोनेंट इधर से पास होगा जो इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ऐसा ओरिएंटेशन दिया गया, ये सारे क्या है, पोलराइड, उसमें ऐसा हैचिंग दिया रहेगा। ऐसा हैचिंग देने का मतलब है कि इधर से वही लाइट पास करेगा जिसका जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके पैरेलल हो। ठीक है, और जो इसके पैरेलल नहीं है वो पास नहीं करेगा। सिमिलरली
अगर इधर से पास करना है तो जो भी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वही पास होगा। इधर से करना है तो जो भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट ओरिएंटेशन रहेगा जिसका, वो इधर से पास करेगा। आ रही बात समझ में? मतलब ये क्या करता है, एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। जो सीव है, सीव क्या करता है कि जो भी, जैसे अगर सीव से कुछ छान रहे हो तो क्या होगा, जो भी बड़े साइज के पार्टिकल्स है उसको रोक लेता है। सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट इसके पैरेलल नहीं होगा वो इसको पास होने नहीं देगा। तो इधर वर्टिकल वाला है, इधर क्या है हॉरिजॉन्टल वाला है, और इधर क्या है, इधर एंगल पे है, ठीक है। तो इस एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो पास होगा, इसके लिए वर्टिकल जो होगा वो पास होगा, इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल होगा वो पास होगा। आ रही बात समझ में? तो जब भी इधर से लाइट पास करवाते हैं तो वो लाइट जब बाहर निकलता है तो कैसा हो जाता है, वो लाइट जब बाहर निकलेगा तो प्लेन पोलराइज हो जाता है, क्योंकि उसके सारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन ले लेते हैं। तो जब ये जब भी जो भी डायरेक्शन है वो एक क्या बोले पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो फिर वैसे लाइट को हम क्या बोलेंगे, वैसे लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अब समझना, अब इससे इंटेंसिटी को हम कैसे रिलेट करते हैं, तो लिखना इसमें लिख लो आफ्टर पासिंग आफ्टर पासिंग आफ्टर पासिंग थ्रू ऐसे लिख दो, व्हेन, उसको काट दो, आफ्टर पासिंग काट दो, ऐसे लिखना व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट when unpolarized light passes through a polarized unpolarized light passes through a polarized polaroid सर क्या बोला सर, फिर से बोलिए ना। when unpolarized light passes through सर when आफ्टर पासिंग से बोलिए। after passing the polaroid after passing the polaroid converted to plain polarized light converted to plain polarized light converted to plain polarized light because 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 electric field vectors because electric field vectors because electric field vectors orient because electric field vectors orient themselves because electric field vectors orient themselves in a particular direction in a particular direction full stop in a particular direction only those component of full stop के बाद लिखना है only those component of electric field vectors only those component of electric field vectors are allowed to pass through are allowed to pass through polaroid which are parallel to which are parallel to which are parallel to which are parallel to transmission axis which is parallel to transmission axis which are parallel to transmission axis of polaroid transmission axis of polaroid इस केस में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वर्टिकल है, इसके लिए जो ट्रांसमिशन है वो हॉरिजॉन्टल है।
और इसके लिए जो इसके लिए क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड ट्रांसमिशन एंगल। हो गया। नहीं सर। अब इसके नीचे लिखना नोट में सर नहीं हुआ। व्हेन, अरे ये डायग्राम तो पहले ही ड्रॉ कर चुके थे, बस ये सारी चीजें लिखना था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। डायग्राम पहले ड्रॉ नहीं करे थे क्या? नहीं। चलो डायग्राम वही था, ऐसे था, सर्कल और इसमें वर्टिकल, इस सर्कल और इसमें हॉरिजॉन्टल। हो गया। यस सर। चलो तो नीचे लिख लो व्हेन, व्हेन अ लाइट रे, वे ऐसे लिख लो, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through, when unpolarized light passes through, unpolarized light passes through a polaroid, passes through a polaroid, its intensity becomes half, ये पहले भी लिखवा चुके हैं, its intensity becomes half, passes through a polaroid, its intensity becomes half। अब कहने क्या मतलब है कि एक तुम्हारे पास क्या है, पोलोराइड है, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, वर्टिकल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। अगर यहाँ से एक लाइट गया, ठीक है, वो लाइट कैसा है, वो लाइट जो है अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइड से पास कराओ, एक बार पास करवा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, इसका क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन एक्सिस किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बार पास होगा तो यहाँ जो लाइट बाहर आएगा वो क्या होगा, सबसे पहला चीज पोलराइज हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज क्या है, जो इंटेंसिटी है, जैसे अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट था, तो जब इधर से पास होगा ये लाइट जो बाहर निकला, इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2। अगर एक बार किसी भी पोलराइडर से किसी भी लाइट को पास कराओगे, अनपोलराइज लाइट को पास करवाओगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, जब एक बार पास करवाते हैं एक पोलराइड से, तो उस टाइम एक्सिस का नहीं सोचते हैं, इस केस में एक्सिस कुछ भी हो, जो लाइट बाहर आएगा उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। आई नॉट था, कितना हो गया, आई नॉट बाई 2 हो गया। अनपोलराइज था, कन्वर्ट किस में हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है? यस सर। तो ये एक बार के लिए होता है, एक बार के लिए ज्यादा नहीं सोचना होता है। जैसे ही एक बार पास हुआ, जब दूसरी बार निकलेगा तो उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही बाहर निकला, इधर से पास हुआ इधर से निकला, इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर बहुत सारे पोलराइजर अरेंज करके रखा हुआ है, जैसे एक लाइट है, लाइट रे पास कर रहा है, लेकिन उसके सामने हमने क्या करा, एक पोलराइडर ऐसा ओरिएंटेशन का, एक दूसरा पोलराइड ऐसा ओरिएंटेशन या ऐसा ओरिएंटेशन में अगर लगा करके रखा है, तब जो उस कॉम्बिनेशन से लाइट बाहर आएगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोलना है? तो इसमें देखो क्या होता है, लिखना हेडिंग है तुम्हारा मालूज लॉ। लिखना when light ray when light ray when light ray passes through when light ray passes through two polarides when light ray passes through two polarides when light ray passes through two polarides
two polarides, then intensity of then intensity of then intensity of then intensity of light then intensity of light coming out of this combination then intensity of light coming out of this combination depends on depends on depends on angle between depends on angle between transmission axis angle between transmission axis angle between transmission axis of polarides angle between transmission axis of polarides and this is given by and this is given by and this is given by Malu's law and this is given by Malu's law this is given by Malu's law I equals to I1 cos square theta I equals to I1 cos square theta where where I not where I1 is intensity of light coming out of first polaroid theta जो है theta is angle between transmission axis और I जो है वो फाइनल लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो है ठीक है और ध्यान देना यह cos नहीं है cos स्क्वायर है I इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा क्योंकि बेसिकली हम इसको एम्पलीट्यूड से डिराइव करते हैं एम्पलीट्यूड से डिराइव करने के बाद क्या होता है फिर उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं एम्पलीट्यूड से डिराइव करने के बाद इंटेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो तुमको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन पता है तो उसके चलते यहाँ cos स्क्वायर आता है cos नहीं आता ऐसा नहीं कि समझ लेना सर I cos थीटा I sin थीटा ब्रेक कर दिया sin थीटा 0 हो गया cos थीटा वाला कंपोनेंट बचा तो cos होना चाहिए लेकिन आपने cos थीटा लिखा है cos स्क्वायर थीटा लिखा है ये हम लोग कहाँ से डिराइव करते हैं एम्पलीट्यूड से डिराइव करते हैं और एम्पलीट्यूड से डिराइव करने के बाद इंटेंसिटी तक जाते हैं इसलिए यहाँ पे cos स्क्वायर होता है ना कि cos थीटा होता है ठीक है अब समझते हैं यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है थीटा क्या है या I1 क्या है I क्या है समझो जैसे हमने क्या करा हमारे पास दो पोलराइड्स हैं मान लो एक का ओरिएंटेशन अभी मैंने वर्टिकल करके रखा है इसके सामने एक और पोलराइड्स है एक और पोलराइड है जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है इसका ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है वर्टिकल है और ये जो पोलराइड है ये 2 और ये 1 ठीक है तो इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ एंगल पे ओरिएंटेड है इसके रेस्पेक्ट में मतलब इस तरीके का इसका वर्टिकल और इसका ओरिएंटेड तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा और वो ये एंगल क्या है वो एंगल थीटा है मतलब अगर यहाँ से देखोगे तो अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ खींचूं इसके रेस्पेक्ट में तो ये एंगल क्या देगा ये एंगल तुमको थीटा देगा आ रही है बात समझ में यस तो अब देखो क्या हो रहा है जैसे यहाँ से हमने लाइट पास करवाया वो लाइट एक बार यहाँ से पास हुआ पास होने के चलते यहाँ जो इंटेंसिटी आई वो I1 है ठीक है ना ये लाइट यहाँ से पास हुआ तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसकी इंटेंसिटी है I1 अब ये I1 इंटेंसिटी वाला लाइट जब इधर से पास होगा जब यहाँ से पास होगा तब इसकी इंटेंसिटी जो आएगी I दैट विल बी I1 cos स्क्वायर थीटा आ रही बात समझ में ये I1 क्या है I1 इधर से पास होने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आ रही बात समझ में अगर ये I0 होता तो I1 की वैल्यू कितनी होती I0/2 होता क्लियर है
अगर ये आई नॉट दिया होता तो यहाँ से जो एक बार लाइट पास करता उसकी इंटेंसिटी अगर I1 है तो I1 का वैल्यू कितना लिखते हैं, I1 की वैल्यू लिखते हैं I नॉट बाई 2, क्योंकि एक बार जब किसी भी पोलराइड से लाइट पास होता है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। दूसरे पोलराइड से कितनी होगी वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके एंगल, थीटा एंगल पे। और थीटा एंगल का रिलेशन किसने बताया, मालूज ने बताया, और उन्होंने बताया कि जो फाइनल इंटेंसिटी होगा दैट विल बी I1 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, और ध्यान रखना ये I1 क्या है, इस इधर से, ऐसा नहीं कभी कभी सवाल में क्या होता है ना कि इनिशियल ले देता है, फाइनल पूछता है तो बच्चे इधर सीधे इनिशियल वाला पुट कर दे हैं। इनिशियल वाला ये नहीं है, ये कौन सा है, ये है जब दूसरे से निकला तब, मतलब अगर ये दिया हुआ है तो सीधे ये लिख सकते हो, और जब यहाँ देगा तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे I1 में, फिर I1 यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर, आ गया समझ में? Yes, हमारा sir. मालूज लॉ है। अगर इसके आगे कोई और लगा होगा, मान लो इसके आगे थर्ड भी लगा दिया, तो थर्ड वाले का एंगल इससे चेक करेंगे, ठीक है ना, थर्ड वाले क्या करेंगे, एंगल इससे चेक करेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में कैसे ओरिएंटेड है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, आई डॉस डैश इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा डैश, मतलब अगर इसके आगे एक और पोलराइड लगा दिया जो इससे थीटा डैश पे ओरिएंटेड है, तो अब जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगा उस थर्ड वाले से दैट विल बी गिवन बाय आई कॉस स्क्वायर थीटा डैश। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसको यूज करोगे पोलराइजेशन जो भी है तुम्हारा इतना ही होता है, मालूज लॉ और ब्रूस्टर लॉ पे चलता है। दोनों लॉ मैंने तुमको बता दिया है। नेक्स्ट जो है इसका कुछ जो भी पोलराइड्स है उसका यूज क्या होता है, या लाइट, पोलराइज लाइट कहाँ पे यूज होता है, जैसे चश्मा जब भी हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं हम एंटी ग्लेयर। ठीक है, ये जो एंटी ग्लेयर चश्मा है ये करता क्या है, जो भी लाइट है उसको पोलराइज कर देता है, ताकि जो चमक है जिससे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे हम किसी बल्ब को देखते हैं तो अचानक से आंखों में क्या हो जाता है, आंखें थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं वो सडन कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन के चलते थोड़ा दिक्कत होता है देखने में। तो चश्मा जो होता है उसमें एक फीचर्स ऐड करते हैं एंटी ग्लेयर। एंटी ग्लेयर का काम क्या होता है, वो काम होता है कि लाइट को पोलराइज कर देगा। उसके चलते क्या होता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होता है, लाइट पोलराइज हो जाता है, उसके चलते लाइट का जो चमक है, ब्राइटनेस है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि तुम देख ही रहो कि ब्राइटनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे। इसका यूज हम लोग जो भी हेडलाइट्स है, जो भी कार के होगा या बस के या ट्रक के जो भी हेडलाइट है उसमें भी यूज करते हैं, कि जो वहां से लाइट निकल रहा है वो क्या हो, हेडलाइट उसको क्या करता है, थोड़ा सा जो आगे शीशा लगा रहता है किसी भी बल्ब के सामने, उसमें भी क्या होता है, पोलराइड्स होते हैं। वो पोलराइड्स लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट में, जिसके चलते अगेन ग्लेयर खत्म हो जाता है, ताकि सामने से अगर कोई ड्राइव करते हुए गाड़ी आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो, वो इजिली साइड लेकर के निकल जाए। ठीक है, तो इसके यूजेस लिख सकते हो, इसके यूजेस लिख लो। पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट आर यूज्ड इन, polarized light is used in, polarized light is used in eyeglasses, eyeglasses, eyeglasses to reduce glare, to reduce glare, to reduce glare, and 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 also in, and also in headlight, and also in headlights, also in headlights of vehicle, headlights of vehicle, to reduce, to reduce, to reduce intensity of, to reduce intensity of light, to reduce intensity of light, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है, टू रिड्यूस इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ड्राइवर जो सामने होगा, जो सामने गाड़ी ड्राइव करके आएगा उसको दिक्कत नहीं होगा, तो एक्सीडेंट से बचते हैं। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा सिलेबस जो है वो फिजिक्स का फिनिश हो गया। तुम्हारा काम क्या है, रिवाइज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, और रिवाइज करने का वो प्रॉपर प्लान होगा, कोई भी चैप्टर ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, किधर से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछ रहा है।
ठीक है, जिधर से सवाल ज्यादा पूछेगा उस चैप्टर को ज्यादा टाइम दोगे या उस पार्ट को ज्यादा टाइम दोगे। ऐसे नहीं कि कोई भी बेकार सा टॉपिक उठा लिए, समझ में नहीं आ रहा, उसको दिन भर लेके बैठे हुए हैं और उधर से सवाल आता नहीं है या बहुत ही कम सवाल आता है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। वैसे एक तो ऐसा मैंने पढ़ा है ताकि जो भी इरिलेवेंट टॉपिक्स है वो मैंने छोड़ ही दिया। जो भी अगर कहीं इधर उधर देखते हो कि सर ने ये नहीं पढ़ाया है, इसका मतलब वो है कि पिछले 10 साल में उससे 2-3 सवाल आए होंगे, 3-4 सवाल आए होंगे, तो ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ ही देना। ठीक है ना, या एक बार देख के निकल जाना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उस पर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक सवाल तुम्हारा 5-10 सवाल खा जाएगा, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन करो और उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है ना, जैसे जो भी 12th का पोर्शन अगर डिस्कस करोगे तो 12th के पोर्शन से सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत ज्यादा सवाल आता है, फ्रिक्वेंटली पूछेगा तुमसे, तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न से पक्का सवाल पूछता है और मॉडर्न इजी भी है, तो उसको क्या कर सकते हो पढ़ोगे 2-3 बार वो क्लियर हो जाएगा, उधर से सवाल आएगा पक्का कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे डिसाइड करो। ज्यादा टाइम 11th वाले पोर्शन में वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर कुछ कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उधर से सवाल उठाओ। ऐसा नहीं कि रोटेशन लेके बैठ गए कि सर रोटेशन बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझना है, लेकिन पता चलता है रोटेशन से पिछले 10 साल में 10 ही सवाल पूछा है, तो उसको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तुम्हारा काम है कि अगर रिवीजन करने जा रहे हो तो उससे पहले थोड़ा एनालाइज कर लो कि तुम्हें पढ़ना क्या है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। वो एनालाइज करने के लिए दोबारा तुम्हें करना क्या होगा, प्रीवियस 10 साल के या 20 साल के क्वेश्चन को देखना होगा। प्रीवियस 10 साल 20 साल का जो क्वेश्चन है उसको देखो, एनालाइज करो, वहां से टेबुलर फॉर्म में बनाओ कि कहाँ से कितना सवाल पूछा जा रहा है। 1-2 घंटा उसको टाइम दो, एनालाइज करके वो पहले पता करो, 3 पोर्शन में डिवाइड करो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कम है कौन सा है, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट, फिर मॉडरेट और फिर लेस इंपॉर्टेंट। इसको क्या करना है, इस तीनों पोर्शन में डिवाइड करना है। ये जो हाई वाला पोर्शन है जिससे बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है, इसको टाइम देना है 60%। हाई वाले पोर्शन को कितना टाइम दोगे, 60% टाइम दोगे। जो मॉडरेट वाला पोर्शन है, मॉडरेट वाले पोर्शन को 30% टाइम देना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है इसको 10% बस देना है। ये मे भी सिलेबस का तुम्हारा सिलेबस का 30% पार्ट हो सकता है, लेस इंपॉर्टेंट वाला सिलेबस का 30% पार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे टाइम वेस्ट करोगे। इसको 10% से ज्यादा नहीं दोगे, मतलब अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो तो इसको बस 1 ही घंटा दोगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे पहले प्लान करो, फिर पढ़ोगे, तब जाकर के कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करते चले जाओ किसी भी इरिलेवेंट टॉपिक में। और बस ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं बोलना, जो भी दूसरा सब्जेक्ट है तुम्हारा, बायोलॉजी हो गया या केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी में कोई चैप्टर उठाओ, देखो कि प्रीवियस ईयर में इससे कितने सवाल आ रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी है, हर साल 2 सवाल पूछ रहा है, हर साल 3 सवाल पूछ रहा है, या गैप करके पूछ रहा है, तो उस सबसे थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि कौन सा चैप्टर को कितना टाइम देना है। और जिससे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछ रहा है उसको किसी भी कीमत पे लूज नहीं करना है, मतलब वो वीक नहीं होना चाहिए, उसको कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करो, सर से पूछ के करो या खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से सेल्फ स्टडी करके उसको स्ट्रॉन्ग करो। मतलब जो भी फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं जिस पोर्शन से, उसको किसी भी कीमत पे वीक नहीं रखना। ठीक है, तो उस पे काम करो और टेंशन मत लो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है, मे बी एग्जाम एक्सटेंड भी हो सकता है। एक्सटेंड का तो बाद में सोचना, लेकिन अभी जितना टाइम है उसमें थोड़ा प्लानिंग से पढ़ोगे, आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है वही टाइम वेस्ट अगर नहीं कर रहे हो तो फालतू चीजों पे। चलो ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस तुम्हारा खत्म हो गया, अब तुम रिवाइज करना शुरू करोगे। ठीक है, हर वीक में हर वीक में बच्चे क्या करेंगे, जैसे एक वीक पूरा तुमने रिवाइज किया, ठीक है, उस वीक में अब रिवीजन का प्रोसेस ये है कि तुम्हें स्टार्टिंग से शुरू करना है। ऐसा नहीं, वही बोल रहा हूँ कि सडनली कहीं से उठा करके नहीं करना है, स्टार्टिंग से करना शुरू करो। और एक वीक में मैं 10 टॉपिक लूंगा जो कि ग्रुप में आएगा कि सर इस टॉपिक में मुझे डाउट है, इस टॉपिक में मुझे डाउट है, इस टॉपिक में मुझे डाउट है। अगर मान लो 10 बच्चों ने 10 अलग अलग टॉपिक दिया, तो एक क्लास लेंगे उस टॉपिक के लिए, 10 टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक दिन में सॉरी एक वीक में एक दिन ऐसा होगा, बाकी जो वीक के बचेंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। हाँ, तो तुम्हारा काम क्या है कि रिवीजन शुरू कर दोगे, और रिवीजन शुरू करके जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा उसको ग्रुप में डाल दो। ठीक है ना, ग्रुप में डाल देना,
एक वीक के, जैसे अगर पूरा वीक की बात करें तो 4 क्लास तुम्हारा होता है। मे बी मैं जो तुम्हारा फर्स्ट जैसे मंडे आएगा, मंडे को मैं क्या करूंगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हर एक वीक का जो स्टार्टिंग क्लास होगा मंडे को, उसमें क्लियर कर देंगे जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे, जो भी तुम्हारा क्या होगा ये जो टॉपिक जो तुमको क्लियर नहीं है वो कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे फिर दोबारा। और जो भी हमारा कंटिन्यूअस क्लास होगा उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे भी करके फिजिक्स ऐसा नहीं है कि सर ने सिलेबस खत्म कर दिया तो छोड़ देना है, बाकी चैप्टर्स पे ध्यान देना है। जो भी अब मौका है तुम्हारे पास वीक को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि मैं डिस्कस कर दूंगा उसको दोबारा, तुम्हारे पास टाइम है, डिस्कस कर दूंगा, दोबारा पढ़ लोगे, हो जाएगा। ठीक है ना। तो कम से कम एक वीक में ऐसा होना चाहिए कि 1.5 घंटे का टॉपिक मुझे मिल जाए, कंबाइन करके 5-6 टॉपिक या 10 टॉपिक कंबाइन करके 1.5 घंटे का टाइम मिल जाए, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ एक क्लास में। तो वो कब आएगा, जब पढ़ोगे तब, ऐसा ही नहीं रैंडमली किसी को उठा के चेक दे दिए। और मैं ये भी चेक करूंगा कि जो तुम टॉपिक भेजो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इररिलेवेंट टॉपिक उठा करके दे दोगे तो जरूरी नहीं है कि मैं उस पर पूरा टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो करना क्या, पहले कॉपी रीड करो, फिर क्वेश्चंस करो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वो मुझे भेज देना है। ठीक है, ग्रुप में डाल देना है, मैं देख लूंगा, और जब भी टाइम प्रॉपर मिलेगा मैं उसे एक क्लास लेकर के उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और ठीक है डाउट सर। सेशन अपना चलते रहेगा, जो भी डाउट्स है वो ग्रुप में पूछते रहना। अगर कुछ बच्चे सॉल्व कर दे रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं तो जो भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में मैं उसको खुद बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। चलो, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।